साथियों, स्वागत है आपका। एक मुलाकात कार्यक्रम पिछले लंबे अरसे से हम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आया और आपसे हम रूबरू नहीं हो पाए। पर आज एक मुलाकात के एक नए भाग के साथ आपके सामने मैं दिनेश शर्मा प्रस्तुत हूँ। और आज हमारे साथ हैं, हर बार की तरह जैसा हमने आपसे वादा कर रखा है, एक ऐसी शख्सियत जो आपको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। साहित्य के क्षेत्र से मेन स्ट्रीम कवि सम्मेलन से आज हमारे साथ गीतकार चरणजीत चरण हैं, जिन्हें कवि गुरु के रूप में भी जाना जाता है। कविताओं की बात करेंगे, उनके जीवन की बात करेंगे और किस तरह से आप कविता को व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं और नेम फेम दोनों चीजें पा सकते हैं। तो आइए आपको ले चलता हूं। चरण जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्ते। देखिए, जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अपने साथियों से बात कर रहा था कि कहीं न कहीं हर काम हम करते हैं, पर हमारा एक जीवन का लक्ष्य रहता है सफलता। वो जी। अलग-अलग मापदंड होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं, पर साहित्य भी आज के दौर में एक अलग महत्व रखता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? साहित्य से को अगर व्यवसाय के रूप में व्यक्ति लेता है और खास तौर से बतौर कवि, हुँ। क्या कहेंगे उस बारे में? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मतलब आज की तारीख में अगर हम व्यवसाय की बात करें तो बहुत सारे नए व्यवसाय जी। समाज के अंदर पैदा हुए हैं। आजकल तो मतलब राजनीति को भी एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं हम, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से व्यवसाय से मतलब उस चीज़ से होता है जिससे हमारी रोज़ी-रोटी निकले, हमारी दाल-रोटी का इंतज़ाम हो। तो आज से अगर 100 साल पहले की हम बात करें तो कवियों को एक बहुत दयनीय प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है और ऐसा लगता है कि एक झोला मतलब टाँगे हुए और एक बाल बढ़े हुए, हालाँकि बाल तो मेरे भी बड़े हैं। जी। मतलब इस तरह की एक स्थिति में आदमी को देखा जाता है कि ये है, मतलब ये इस तरह का एक गेटअप बनता है तो इट मीन्स ये एक साहित्यकार होगा। लेकिन पिछले करीब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि पिछले करीब जब से मैं मंच पर आया हूँ, मैंने तो ख़ैर ऐसी स्थिति को नहीं देखा। वर्तमान में जितने भी नए लोग मंच पर आ रहे हैं, वो अच्छे गेटअप के साथ आ रहे हैं और कविता को एक प्रोफ़ेशन के रूप में अपना रहे हैं और उस प्रोफ़ेशन से अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें जो साधनी होती हैं, उनको भी साध के चला जा रहा है और अच्छा पैसा, मतलब ये मान के चलिए कि अगर मैं कोई नौकरी करता हूँ, कोई अलग तरह का कोई बिज़नेस करता हूँ, तो उसमें भी शायद उतना कंफर्टेबल मैं नहीं हो पाता जी। जितना मैं, क्योंकि मेरे मन का काम है और उससे मेरी दाल-रोटी भी चलती है। तो ये सारी चीज़ें आज आप कविता से अर्न कर सकते हैं, अपना परिवार चला जी। सकते हैं। ये आपने बढ़िया बताया, लेकिन यहाँ से एक बात और निकल के आती है, क्योंकि दूसरों को बताने से पहले हम खुद को देख लें। जी। अगर मैं आपकी बात करूँ, हुँ। तो आप साहित्य को सेवा देखते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं? आप क्या कहेंगे? ये मतलब ऐसा प्रश्न है कि मैक्सिमम लोग इसका ईमानदारी से जवाब शायद ना दे पाएँ। देखिए, साहित्य सेवा की श्रेणी में आज से 100-50 साल पहले होता होगा। वर्तमान में मैं बहुत ईमानदारी से अगर आपसे कहूँ तो कितने लोग उसको सेवा की दृष्टि से देखते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा-सा कहिए कि कन्फ्यूज़ हूँ। मैं इसको बहुत ईमानदारी से अगर कहूँ तो मैं उसको सेवा का माध्यम तो नहीं मानता। ये साहित्य वर्तमान में ऐसे मान के चलिए कि मेरे अंदर का एक विचार है। हाँ, उससे अगर समाज में कोई व्यक्ति अगर प्रेरित हो जाता है मेरी किसी पंक्ति से, जी। तो ये फिर मतलब मैं उसमें कह सकता हूँ कि हाँ, समाज की सेवा हो गई। अदरवाइज़ तो मैं ऐसे भाव से कोई मतलब लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ। मेरा टारगेट, चूँकि मैं मंच का कवि हूँ, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मंच के सामने बैठने वाले जितने श्रोता हैं, वो मेरी कविता से प्रभावित हों, मेरी कविताओं पे तालियाँ बजाएँ। उसमें अगर कुछ अच्छी बात हो जाती है, कुछ समाज की प्रेरणा स्रोत कोई पंक्तियाँ बन जाती हैं, तो वो फिर एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, जी। उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि दोनों चीज़ें सध जाएँ। भई वहाँ से लोग ताली बजा दें सामने से, और उस ताली के एवज़ में जो एक अर्थ साथ में जुड़ा हुआ है,
वो भी जुड़ जाए ताकि हमारे घर की रोजी रोटी बिल्कुल चले। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो काम करने में आनंद आएगा। यस। लेकिन अब जिस मुकाम पर आप हैं, जी। कहीं न कहीं लगता है संतुष्टि आपने जब शुरू किया होगा, 15-20 साल पहले संघर्ष से गुज़रे होंगे। लेकिन उसके भी नींव में एक चीज़ रहती है और हमारी भारतीय परंपरा में तो कहा ही जाता है, परिवार, संस्कार, समाज कहीं न कहीं आपसे जुड़ा रहता है। तो चरण जी चरण से समाज, संस्कार मतलब कैसे जुड़े हैं बतौर साहित्यकार? देखिए, समाज और परिवार की जो स्थिति है वो बिल्कुल निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। एक तो डिपेंड करता है कि आपका अपना व्यक्तिगत नेचर किस तरह का है जी। और उसके बाद आपके परिवार की स्थितियाँ क्या हैं, और तीसरी चीज़ फिर उसके बाद डिपेंड करती है कि किस तरह के माहौल में, किस तरह के समाज में आप रह रहे हैं। मेरी जहाँ तक की स्थिति है, मैं एक बहुत ही साधारण, एक जिसको हम मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में रखते हैं, उस तरह के परिवार से आता हूँ और उसके साथ-साथ एक किसान परिवार से मैं आता जी। हूँ। तो मध्यम वर्ग की जो समस्याएँ होती हैं आमतौर पे, वो निश्चित रूप से मैंने फेस की। और ख़ास तौर से तो उसमें मतलब अर्थ की समस्या होती है, पैसे की समस्या होती है। हम पढ़ना चाहते हैं कुछ बहुत शानदार स्कूलों में, लेकिन पैसे इतने नहीं होते। जी। हम पहनना चाहते हैं बहुत अच्छे कपड़े, लेकिन चूँकि पिताजी के पास पैसे नहीं होते हैं। या हम जीवन से बहुत सारी सुविधाएँ चाहते हैं कि मान लीजिए मेरी उम्र जब 17-18 साल की हुई तो मुझे भी लगता था कि एक बहुत मोटरसाइकिल तो नहीं, लेकिन कोशिश ये थी कि एक अच्छी सी साइकिल हो जिस पे हम मतलब स्कूल जाएँ। लेकिन मतलब उतनी भी सुविधाएँ मध्यम वर्गीय परिवारों में आमतौर पर नहीं मिल पाती है। तो ये जो एक खलिश है, ये जो ज़िंदगी की एक कमी है, ये कहीं न कहीं आपके पूरे लेखन को प्रभावित करती है। तो वही चीज़ें, एक तो ये परिवार की चीज़ें हो गई और उसके बाद फिर आता है समाज। उस समाज में आप क्या देख रहे हो? समाज में आप किस तरह का भेदभाव देख रहे हो? समाज में किस तरह की गरीबी-अमीरी देख रहे हो? समाज में किस तरह की ऊँच-नीच आप देख रहे हो? तो वो सारी चीज़ें भी। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ समाज में आप देखते हो, धर्म का पहलू भी इसमें थोड़ा-सा मतलब इन्वॉल्व रहता है कि आप किस तरह की पूजा, जैसे मेरी कविताओं में कई बार कुछ धर्म के पक्ष भी बहुत मुखर होके रूप से आते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि परिवार में जैसे पूजा-पाठ का एक अपना माहौल रहता है। मैं चूँकि मेरी जो अपनी बैकग्राउंड है वो 2 तरह की मान्यताओं से आती है, सिख परिवार से और हिंदू मान्यताओं से। जी। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट आपको मेरी कविताओं में मिलेगा। भई घर पे नवरात्रि भी मनाई जा रही है और गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है। तो वो दोनों मान्यताएँ कहीं न कहीं मेरी कविताओं में आपको मिलती हैं, दोनों विचार आपको कहीं न कहीं कविताओं में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अपनी सोच, उसके बाद आपका परिवार का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ कैसा है, कैसी परेशानियाँ आपके परिवार में चल रही हैं। ज़रूरी नहीं है वो अर्थ से रिलेटेड हो, और बहुत सी समस्याएँ परिवारों में होती हैं, जो सौभाग्य से मेरे परिवार में नहीं थी। जैसे पैसे की एक, अर्थ की एक दिक्कत होती है, तो वो मैंने बता दी, मध्यम वर्गीय हर परिवार में होती है। एक इस तरह की भी समस्या होती है, कई बच्चे के जो माँ-बाप होते हैं वो शायद आपस में इतने घुले-मिले नहीं होते, तो अपनी तरह का एक झगड़ा-फसाद परिवारों में होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पे जाता है। तो इस तरह के बच्चे भी कई बार बहुत अच्छे अ, मतलब लेखन के क्षेत्र में या बिज़नेस के क्षेत्र में निकलते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है उस चीज़ की, वो भी उन सारी चीज़ों में निकल के आती है। तो अलग-अलग तरह की समस्याएँ आपके लेखन को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती हैं। जी। उसमें नफ़रत, प्रेम, आग्रह, घृणा, अवसाद, वो सारी चीज़ें आपके लेखन को प्रभावित करती हैं, मेरे को भी करती हैं, और निश्चित रूप से चाहे गद्य का लेखक हो या पद्य का हो, उन सबके व्यवहार में, उन सबके लेखन में, उन सबके शब्दों में, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उभर कर आनी लाज़मी है। उससे परे नहीं जा सकते आप। अच्छा, अभी जो बात आपने कही लेखन की और जो मतलब पहले से हमारी जो बात चल रही है उसी से जुड़ा एक सवाल है। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मैं भी देखता हूं और निसंदेह आप भी देखते हो। कम से कम अगर साहित्य की बात करें और साहित्य में भी काव्य की अगर हम बात करें जी। तो एक 2 तरह की सोच है। कुछ लोग हैं जो मतलब वर्षों से लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत उन्होंने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगे पड़े हैं मतलब उन्होंने काम नहीं किया, काम किया उन्होंने लिखा।
किसी ने 15 किताबें लिखी हैं, 20 लिखी हैं, 25 लिखी हैं, 40 काव्य संग्रह कुछ लोगों ने लिखे हैं। एक तरफ आप लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, हजारों मंच पढ़े हैं। अब एक बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति बनी है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोग ये मानने को तैयार नहीं हो कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो अब इसमें दुविधा हो रही है समाज के लिए कि वो किसको फॉलो करें। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत कॉमन सी चीज मैं बताता हूँ। किसी भी विचार की ना दो धाराएं होती हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जैसे राजनीति में होती है, धर्म में होती हैं, समाज में होती हैं, उसी तरीके से हमारे साहित्य में भी दो धाराएं हैं। उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर वर्तमान में हम जिक्र करें तो उसमें एक तो ये है कि एक मंच की धारा को हम मान लें। हालांकि इसमें दो चीजों को हम रिलेट करते हैं आपस में, कि लेखन जो है वर्तमान में एक तो छंदबद्ध कविता की शक्ल में आता है, एक छंद मुक्त कविता की शक्ल में आता है। छंदबद्ध कविता वाले जो लोग हैं वो मंच पर सक्सेस होने के उनके चांस ज्यादा होते हैं। छंद मुक्त कविता वाले जो लोग हैं उनका मंच से कोई सरोकार नहीं होता। तो आपस में एक मतलब संघर्ष इस तरह का दोनों के बीच में ये रहता है कि भाई मंच उन लोगों के लिए है जो सामने की ऑडियंस को जितनी जल्दी प्रभावित कर सके, उसको मतलब उससे कितनी जल्दी वो तालियां बजवा सकता है। तो उसकी कविता में वो पंच आना चाहिए और मतलब एक व्यंग उस कविता में होना चाहिए। समाज की समस्याओं से जुड़े हुए जो जितने भी सरोकार हैं वो उस कविता में आने चाहिए। ये एक पक्ष हो गया। तो कहने का मतलब, जैसे हमने भी कविता जिस वक्त लिखनी शुरू करी तो हमें यही सिखाया गया कि भैया आपकी कविता में हर आधा मिनट के अंदर कोशिश कीजिए कि पंच आए ताकि सामने से ताली आए। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा जिनकी आप बात कर रहे हो, एक दूसरा पक्ष है कि जो किताबें लिखने का जिनका होता है वो अपने आप को साहित्यकार मानते हैं, और ये जो मंच वाले लोग हैं इनका अपना है। अब ये साबित मतलब कैसे हो कि भाई वो साहित्यकार हैं या ये साहित्यकार हैं? ऐसी कोई संस्था तो देश के अंदर नहीं है कि भाई किसके अंदर वो लेबल लगाए कि नहीं सब ये वाले लोग हैं। ये आपस में ये मतलब दोनों का संघर्ष है। मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम जैसे हम हैं, तो हम क्या है, छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, गीत है, गजल है, या बहुत सारी जितनी भी विधाएं हैं लेखन से जुड़ी हुई, उन पे हम काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम तो अपने आप को साहित्यकार मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, चूंकि आप समाज के उन विचारों को नहीं उठाते हो जो दबे कुचले समाज के विचार हैं, जो समाज के बिल्कुल अंतिम व्यक्ति से जुड़े हुए सरोकार हैं, वो आपकी कविता में शामिल नहीं है, इसलिए वो हमको साहित्यकार नहीं मानते हैं। तो अब ये मतलब अपनी अपनी सोच का विषय है। इसमें मैं ज्यादा तो खैर क्या कहूं, लेकिन ऐसा कोई संस्थान या कोई ऐसा कहीं से कोई मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको प्रूव कर सके कि नहीं सब साहित्यकार कौन है। उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन यहाँ एक तो मतलब दो प्रश्न यहाँ मेरे हैं, दोनों को मैं जोड़ करके रख रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि पंच जरूर आए, मतलब ये सीधा सा आप इसको अन्यथा ना लें, मतलब पंच आएगा तो साहित्य है। अब मंच के लिए ठीक है, अब वहां मैं ये देखता हूँ कि वो लोग जो लिख रहे हैं साहित्य तो वो है, वो भी समाज की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर पंच नहीं आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो अच्छी कविता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है, चलो अब इसको भी हम अगर इसको ध्यान में रखें, पर एक तरफ करके हम दूसरा देखें कि मंच पर भी केवल पंच नहीं हो रहा है, मैं उसको प्रपंच कहूंगा। मतलब साहित्य के नाम पर मंच पर क्या क्या परोसा जा रहा है। अभी मैंने देखा अभी पिछले कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मेरी बात होती है, मुझे ये कहा जाता नहीं कवि सम्मेलन अच्छी चीज नहीं है, और उसके कारण भी दिए गए, आप मेरी बात समझ भी पाएंगे कि मतलब मंच पर जो कविता के नाम पर हो रहा है कितना सही है, और क्या वो कविता है या मतलब साहित्य है। देखिए, ये इसमें दो चीजें कही जा सकती हैं कि किसी भी संस्थान के अंदर सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। हम राजनीति पर भी प्रश्न उठाते हैं, हम धर्म पर भी प्रश्न उठाते हैं, इवन हम परिवारों पर भी प्रश्न उठाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाज में जितने भी संस्थान हैं उस सारे संस्थान अपनी जगह ठीक हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कवि सम्मेलन में भी
विकृतियां आई हैं। अब उन विकृतियों की शक्ल में, चाहे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उस इशारे की तरफ अगर मैं कहूँ कि जैसे द्व्यर्थी संवाद की शक्ल में, जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। या ऐसे कह लीजिए कि मतलब कवि और कवित्री के बीच का एक कई बार वो संवाद अश्लीलता के स्तर तक चला जाता है। उस तरह की विकृतियां मंच पर आई हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से यही अपील कह सकता हूं कि कवि कवियों तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो मैं अपने कवि और कवि मित्रों से भी ये अपील कर सकता हूं कि भाई इस तरह की चीज़ों से बचा जाए, और जो हमारे कवि मित्र नहीं मानते हैं, इस तरह की चीज़ें करने से बाज नहीं आते हैं, तो उनके साथ कोशिश की जाए, उन्हें अवॉइड किया जाए। जी और जितने लोग कवि सम्मेलन के श्रोता हैं, जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि साफ सुथरे लोगों को आप अपनी टीम में रखें। देखिए, कवि सम्मेलन का अगर 1 मिनट में मैं इसका पूरा विश्लेषण करूं तो आज से करीब 25, 26, 27 साल पहले जब हम नीचे बैठ के कविता सुन रहे थे, उस वक्त दो मतलब स्थान होते थे नीचे ऑडियंस में, एक महिलाओं का होता था, एक पुरुषों का होता था। जी और लगभग बराबर की संख्या में महिलाएं कवि सम्मेलन सुनने आती थी। बहुत साफ सुथरी कविताएं होती थी, पारिवारिक, धार्मिक, मतलब इस तरह के माहौल की कविताएं होती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे पिछले कुछ 10-12 सालों से स्थितियां चेंज हो गई हैं। अब परिवार की महिलाएं कवि सम्मेलन को अवॉइड करती हैं, और उसका रीजन ये है कि शायद परिवार के जो पुरुष हैं वो नहीं चाहते कि कुछ अनाप शनाप हमारे घर के बच्चे कवि सम्मेलन में सुने जाके। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उन लोगों को भी, कि जो कवि सम्मेलन से अपने परिवार को अलग कर रहे हैं, वो बेहतर ये होगा कि उन कवियों को कवि सम्मेलन से अलग करें जो अच्छी कविता के साथ कवि सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। जी मेरा तो सुझाव यही है कि भैया उन कवियों से बचो, कवि सम्मेलन से मत बचो। कवि सम्मेलन को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी जितनी कवियों की है, उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की जो कवि सम्मेलन करवाते हैं, जो संयोजक आयोजक हैं उसकी। जी। अच्छा चरण जी, एक पिछले 1.5-2 साल से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम के बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, और उससे जुड़ा मैं देख भी रहा हूँ अभी शुरुआती, मतलब सारी चीजें, मेरा काम इस तरह का है, तो मैं देख रहा हूँ उससे जुड़ा एक मतलब कड़वा सा सवाल है। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ मीठा हो जाए, आपकी कुछ पंक्तियां हो जाए। अच्छा, चलिए मैं कुछ पंक्ति सुना देता हूं। मैं एक पुरानी गजल है जी उसके कुछ मतलब कुछ तहत में और कुछ तरन्नुम में मैं आपको सुना देता हूं। जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। बहुत खूब सुंदर। सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया, लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया। एक शेर बतौर खास इस गजल का है, वो भी मैं सुना देता हूँ। देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया, बहुत खूब। नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया। बहुत खूब। अच्छा, मैं सुंदर रचना आपने रखी।
मैंने पहले बताया था आपको, एक कड़वा सा सवाल है और जी। मतलब पूरे देश में इस तरह की बात है। बस ठीक है कि मज़ेदार चीज़ क्या हो गई है, आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, बस, बिल्कुल। राजनीति को भाई-भतीजावाद और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं देख रहा हूँ, हुँ, मंच पर भी एक तो मैंने अभी पहले आपसे प्रश्न किया ही था कि हाँ। मतलब वो कहीं न कहीं कविताएँ नहीं हैं, वो कुछ और ही जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और उसी तरह से कहीं न कहीं मंच पर आपको नहीं लगता भाई-भतीजावाद हावी हो गया है और हुँ, अच्छे कवि भी मंच पर स्थान नहीं पा रहे हैं। जिनका मतलब साहित्य अच्छा है, समृद्ध है हुँ। और अगर उनको मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे थे छंद की, हुँ, हुँ, हुँ। जो छंद में कविता महारत लिख है रहे हैं, जिनके हाँ, पास, लेकिन अच्छा वो लिख रही हैं और अगर मतलब अच्छे लोगों के बीच में वो पढ़ते हैं, उनको प्यार और स्नेह मिलता है। हाँ। तो कुछ लोगों ने मंच पर कहीं न कहीं टोलियाँ बना ली हैं, ग्रुपिज़्म हो हुँ। गया है। अब उसको आप कुछ भी कहें, पर ऐसा मतलब मुझे लग रहा है या वाक़ई ऐसा है? नहीं, नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। इसको भाई-भतीजावाद नहीं कहेंगे। ये मतलब जब से मैं मंच पे आया हूँ, इसकी सुगबुगाहट उसी वक़्त से है, इस चीज़ की। पहले मतलब पुराने लोगों से जब हमारी बात होती है तो अ, बकौल उनके आज से 30-35 साल पहले ये चीज़ें नहीं थीं। ये पीछे जब से मतलब इसमें अर्थ, पैसा ज़्यादा हो गया कवि सम्मेलन में, तब से ये चीज़ें मंच पर आई हैं। तो इसको भाई-भतीजावाद की शक्ल में तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कविता आप अपने भतीजे को, अपने भाई को नहीं सिखा सकते। कविता एक ऐसी चीज़ है कि एक अंदर की प्रतिभा है, वो निकल के जब आती है तो आती है। वो आप सीख भी नहीं सकते। सीखने से मतलब ये है कि संगीत की तरह आप, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को चाहें कि मैं कवि बना दूँ, वैसा नहीं है। तो उसमें भाई-भतीजावाद की गुंजाइश तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जिसको हम कवि सम्मेलन की भाषा में गिव एंड टेक की मतलब एक संज्ञा देते हैं कि भई एक गिव एंड टेक का दौर है। गिव एंड टेक का क्या है कि भई मैंने आपको बुलाना है, आपने मुझे बुलाना है। अब उस गिव एंड टेक के चक्कर में हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वाक़ई में डिज़र्व नहीं करते कवि सम्मेलन के लिए, जिनके पास अच्छी कविता नहीं है, अच्छा थॉट नहीं है, अच्छा कंटेंट भी नहीं है, अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी नहीं है। वो भी उस पैसे के लालच में मतलब 2, 4, 6 आयोजन खड़े कर लेते हैं और कवि सम्मेलन पर आ जाते हैं। उनके पास केवल और केवल प्रपंच होता है, कविता नहीं होती है। तो वो गिव एंड टेक की जो एक थ्योरी है, उसमें वो लोग भी सक्सेस हैं। 10-20 आयोजन उन्होंने एनी हाउ जुटा लिए और उसके बाद वो उनकी कवि सम्मेलन की यात्रा जी। शुरू हो जाती है। और हम जैसे ही बहुत सारे लोग, मान लीजिए किसी ने कार्यक्रम जुटा लिए और मुझे भी मान लीजिए लालच है सामने वाले से कि भाई इसके पास 4 कार्यक्रम हैं, तो कोशिश ये रहती है कि चलो 2 में मैं भी बुला लेता हूँ सामने वाले को। जी, जी। तो इस तरीके से, इस तरह की तो एक विसंगति कवि सम्मेलन में निश्चित रूप से पिछले 15-20 साल के अंदर पैदा हुई है। और ये हुई इसीलिए है कि चूंकि पैसा कवि सम्मेलन से जुड़ गया है। तो देखिए, पैसा जुड़ जाना कवि सम्मेलन में ये बुरी बात नहीं है। हर प्रोफेशन के अंदर पिछले कुछ 20 एक साल से हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी संपन्न हो, हर आदमी मतलब अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी भी वो झोला छाप टाइप के से क्यों रहें? हुँ, कभी हुँ। के लाइफ में भी ग्लैमर होना चाहिए, उसके लाइफ में भी मतलब अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन सुविधाओं के एवज़ में हम गलत लोगों को मंच पर प्रस्तुत करें, मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी सारे कवियों को उठानी पड़ेगी। और थोड़ा-सा किसी भी संस्थान के प्रति जिससे हमारी रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है, उसकी पवित्रता का भी हम ख़्याल रखें। जी। ये सारे कवियों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हुँ, आपने ये बात कही, उसी से मैं कह रहा हूँ। ग्लैमर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, आदमी मेहनत कर रहा है, हुँ। उसका आउटपुट आना भी चाहिए। बिल्कुल, उससे निस्संदेह अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता उसके लिए उतनी मेहनत भी अपेक्षित है? हुँ, अब एक कवि को मैं 5 साल पहले सुन रहा था, हुँ, तब भी वह मतलब वही चीज़ें पढ़ रहा था। हुँ, 2 साल पहले सुन रहा था, तब भी वही पढ़ रहा है। हुँ, आज सुन रहा हूँ, आज भी वही पढ़ रहा है। हुँ, तो इसका मतलब या तो वो मेहनत नहीं कर रहा है हुँ, और या फिर जो बात मैंने अभी जो प्रश्न आपको रखा था, या फिर उसको ढोया जा रहा है, वो गिव एंड टेक है या कुछ भी है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, इसमें देखिए एक चीज़ बहुत कॉमन सी मैं बताता हूँ। अ, जो आपका प्रश्न है कि 5 साल पहले या 20 साल पहले, असल में होता क्या है कि मंच के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है। जब कोई नया कवि मंच पर आता है,
तो वो अपनी कुछ खास रचनाओं के साथ आता है, एक खास फ्लेवर के साथ आता है, या पढ़ने के बिल्कुल एक अलग अंदाज के साथ आता है। मान लीजिए मैं हूं, तो मैं जिस टाइम आया करीब 15 साल पहले जब मेरी एंट्री हुई मंच पे, तो ऐसा नहीं है मैं कोई नई विधा लेके आया था। विधाएं तो वही हैं सारी, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, बट अपने प्रेजेंटेशन के मतलब उसको आप थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वो लोग अपना इजाद करते हैं, जो नए लोग आते हैं और एक बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश मंच पर होते हैं, उस प्रेजेंटेशन के साथ जब वो आते हैं, और शुरुआती दौर की जो उनकी कुछ कविताएं होती हैं जो पॉपुलर हो जाती हैं मंच पर, होता क्या है आमतौर पर कि उन्हीं कविताओं की बार बार डिमांड होती है। एक तो ये हो गया, आप किसी कवि को 10 साल बाद भी सुनोगे, जैसे आज मैं हूं और मुझे आप 10 साल बाद भी सुनोगे, तो कम से कम 50% कविताएं आज वाली आपको 10 साल बाद मिलेंगी। उसका रीजन यही है कि उसका ना एक ट्रेडमार्क बन जाता है उन कविताओं पे, उस प्रेजेंटेशन पे, कि भाई वो वाला फ्लेवर अगर आपको कविताओं को सुनना है तो फलाने कवि को आपको बुलाना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं आजकल ऐसा भी हो गया कि यूट्यूब पे कोई सुन लेता है, मान लीजिए मेरे विषय में ही या और जितने भी कवि मित्र हैं जिनका अपनी अलग तरह की फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पे किसी ने वीडियो सुना, लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ अलग तरह का है मामला, ये बहुत प्रभावित करने वाला है, उठा के वहां से, नंबर भी सबके उपलब्ध हैं आजकल, कॉल किया, तो वहां पे वो रचना मान लीजिए मैंने 5 साल या 10 साल पहले भी लिखी है और वो किसी ने आज सुनी है, अब वो उसी रचना को सुनना चाहता है। तो एक तो वो, अब आसपास मैंने जो प्रेजेंट में अभी लिखा है तो वो तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो डिमांड होगी, वो होगी उसी 10 साल पुरानी रचना पे कि नहीं। और कभी आप मंच पे देखिएगा, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं उनसे मतलब पुरानी पुरानी रचनाओं की डिमांड होती है कि नहीं सब वो फलानी वाली सुनाइए। तो कविता एक्चुअली एक ऐसी चीज है कि वो हर समय सजीव रहती है। मतलब सामने वाला सुनने वाला 10 बार उस चीज को सुन लेता है यूट्यूब के माध्यम से और किसी माध्यम से, लेकिन जब कवि के, ये एक्चुअली एक लाइव एंटरटेनमेंट है अपनी तरह का, कवि जब सामने खड़े होकर सुनाता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। इसलिए सामने वाला बैठा जो श्रोता होता है उसकी डिमांड रहती है कि नहीं सब वो वाली, चाहे उसने 20 बार सुनी हो, लेकिन वहां जो बैठ के सुनने का मजा है वो अलग ही है। तो इसलिए पुरानी रचनाएं भी चलती रहती है और नई भी आती रहती है, उसमें कुछ। अच्छा, थोड़ा बातचीत को बदलते हैं जी। आपको इतने साल हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं 15-20 साल की आपकी काव्य यात्रा हो चुकी है, पर 15-20 साल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई घटना ऐसी होगी, वो हुई भी शायद 20 साल 15 साल पहले हो, लेकिन आपके जहन में बसी है कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, एक अनुभव जो आपको हमेशा प्रेरित भी करता हो और साझा करने के लायक हो। देखिए वैसे तो कवि सम्मेलन से जुड़े हुए मतलब बहुत सारे अनुभव निश्चित रूप से होते हैं। मुझे तो एक जो मेरा अपना अनुभव है, शायद कुछ एक, मुझे पता नहीं दूसरा तीसरा कुछ मंच होगा, उसी की एक घटना है जहां पर मैं खुद किसी की सिफारिश से मंच पर चढ़ा था, और मतलब मेरा नाम उस टीम में था नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें कार्ड पे या उस टीम में थे, कुछ 10-12 लोग। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार अगर मुझे भी पढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ किसी ने मेरी सिफारिश लगा दी और वो मंच पर उससे चढ़ाया गया कि चलो भाई इस लड़के से हम ओपनिंग करा देते हैं। तो ओपनिंग कराई गई और ओपनिंग वो इतनी प्रभावशाली रही, इतनी बढ़िया रही कि वो जब सारे लोग पढ़ चुके तो वहाँ जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं इस लड़के को हमें दोबारा सुनना है। जी, बहुत खूब बधाई। वो घटना मेरे जहन से निकलती नहीं है कि वो आई थिंक पहला या दूसरा मंच था, मतलब पब्लिक में पहला या दूसरा था। उससे पहले मैंने कॉलेज में एक आध मंच किए थे अपने। तो वो मैं जब भी सोचता हूँ कि मैंने कि पता नहीं, अच्छा मजे की बात यह है कि उस मंच पर न पहली कविता में और न दूसरी कविता में मुझे लोगों के एक्सप्रेशन पता नहीं है, क्योंकि मैं मंच से सामने देख ही नहीं रहा था। मतलब मेरे अंदर इतनी घबराहट थी कि मैं अगर उस टाइम पे ऑडियंस की तरफ देख लेता तो मैं शायद नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पहला मंच था।
तो मतलब उस घबराहट में मुझे पता ही नहीं कि लोग की का रिएक्शन क्या था। और पहला भी पढ़ दिया, फिर उसी फ्लो में मैंने दूसरा भी पढ़ दिया, और मुझे नहीं पता कि लोग क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद स्थिति ये थी कि वो जो एस्टेब्लिश लोग थे, अपने 11-12 लोग थे, उनके प्रति जैसा भी था, लेकिन अब चूंकि मैं नया था उन सबके बीच में, तो मेरे साथ लोगों का अलग ट्रीटमेंट था कि नहीं यार, ये जो लड़का है इसमें जी। तो वो एक घटना। जी। अच्छा, अब बहुत सारी बातें हैं, कभी हाँ, फिर बैठेंगे जी जी एक मुलाकात कार्यक्रम में, फिर हम आपसे और बातें करेंगे। बस मैं चाहता हूँ चलते चलते, देखिए आप कह रहे थे श्रोताओं को क्या पसंद आ रहा है वो एक अलग चीज है, जी। लेकिन हर लिखने वाले को ना हाँ जी। अपनी कुछ रचनाएं बहुत प्यारी लगती हैं, हाँ बहुत जी। पसंद होती हैं। हाँ। कोई ऐसी रचना हो जाए, उसके बाद फिर हम समापन करें। देखिए, रचना तो बहुत सारी हैं, और बहुत अब मंच पे होते हैं तो करीब 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे का परफॉर्मेंस होती है। मैं एक आध छंद आपको सुना देता हूँ। जिन छंदों से एक कवि सम्मेलन के कवि के रूप में मुझे पहचान मिली, उससे पहले जी। वो नहीं था। जी स्वागत। तो उसका मतलब, मैं कविता नहीं, बस उसका फ्लेवर आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को लगा नहीं, ये लड़का जो है कुछ डिफरेंट तरीके से कविता प्रस्तुत करता है। बस उसके लिए एक छंद। जी। हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी, तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी, तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। माने दी दुआएं हम कामयाब हो बहुत गए। सुंदर छंद आपने रखा, जी। और आपने समय दिया हमारे लिए, दर्शकों के लिए, निसंदेह युवा साथियों को प्रेरणा मिली होगी। और कुछ बातें अगली बार फिर करेंगे। आपका जरूर हमारे जरूर साथ जरूर जरूर। जुड़ने के लिए, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार। नमस्ते।